Hello and welcome to Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. और आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर का प्रैक्टिकल। तो उसके लिए मैं एक क्लास बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर टेस्टिंग हमने अपनी क्लास का नाम रखा है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो दो तरीके से काम करता है। एक उसका इम्प्लिसिट वर्क होता है और एक उसका एक्सप्लिसिट वर्क होता है। इम्प्लिसिट वर्क ये होता है कि कंस्ट्रक्टर क्लास को मेमोरी प्रोवाइड करता है, और एक्सप्लिसिट वर्क ये होता है कि कंस्ट्रक्टर बनाए और उसको जो हम काम कराना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में हम वो काम करा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, उसी वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। यानी आपको एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप मेथड में लिखते हैं। मेथड को कॉल करने के लिए आपको अलग से उसको कॉल करना पड़ता है, तो कंस्ट्रक्टर को ऐसा कॉल करने की नीड नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक मेथड बना लेता हूँ पहले, पब्लिक वॉइड रन, और इसको कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कंस्ट्रक्टर टेस्टिंग यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको सेव करते हैं, ठीक है ना, रन करते हैं फाइल, कंपाइल हो गई है और अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है ना। कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्यों? क्योंकि अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है तो मुझे इसको नेक्स्ट लाइन में जाकर ऑब्जेक्ट डॉट और उस मेथड को कॉल करना होगा, ठीक है ना। मुझे एक स्टेप और लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। वापस से इसको एक बार कंपाइल करते हैं और ये मेथड कॉल हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर बताने के लिए मुझे किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसमें आप एक्सप्लिसिटली कोई चीज रिटर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्टर का नेम वही होगा जो क्लास का नेम होगा। तो मैं लिखता हूँ पब्लिक, कंस्ट्रक्टर का नेम वही होगा जो क्लास का नेम होगा। तो क्लास का नेम मेरा क्या है, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर टेस्टिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, और यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ और एक मैसेज लिख देता हूँ, आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। सेव करते हैं और यहाँ से इसको रन मेथड को कॉल किया, ये हटा लेते हैं। तो अब आप क्या देखेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है ना, ये हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इंस्टेंस क्रिएट होते समय ही ये कॉल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार कंपाइल करते हैं प्रोग्राम और कॉल कर देते हैं। तो ये एक प्रिंट हो गया, आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, यानी बहुत सिंपल वर्क कंस्ट्रक्टर का हो रहा है। जब भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय वही सेम स्टेटमेंट, लाइन नंबर 16 वाली स्टेटमेंट क्या है जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है, यहीं पर कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है, ठीक है ना। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है मैं आपको अल्टीमेटली वो समझा देता हूँ, ठीक है ना। क्या होता है, जो हम ये लिखते हैं कंस्ट्रक्टर टेस्टिंग CT, हमने जो इसका ये ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू कीवर्ड लगाया मेमोरी क्रिएट करने के लिए। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये अल्टीमेटली क्या है, ठीक है ना। कभी क्लास के सामने तो आपने ऐसा लगा नहीं देखा है। तो अल्टीमेटली जो हम हमेशा जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है या जिसके अंदर नहीं भी होता है, तो हमेशा हम ये लगाते हैं पैरेंथेसिस। इसका मतलब होता है कि हम अल्टीमेटली कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्टर वर्ड से ही आपको क्या पता चल रहा है कि किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने वाला, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर इज जो किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करता है। किसको कंस्ट्रक्ट करता है, मेमोरी को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है ना। और दो तरीके से इसके काम है, एक तो इम्प्लिसिटली वर्क जो कि मेमोरी को उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है, और दूसरा वर्क ये है कि हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है कि हम उससे क्या काम लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर system.out.println के अंदर
मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया है, इसने वो किया है, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि वो किसी मेथड को भी कॉल करे जैसे रन को, तो कंस्ट्रक्टर खुद भी किसी मेथड को कॉल कर सकता है, ठीक है ना। एक तो ये खुद चलेगा आई एम कंस्ट्रक्टर, और ये रन को कॉल कर देगा तो ये वाला मेथड भी यहाँ पर इन्वोक हो जाएगा, ये भी यहाँ पर बेसिकली चल जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं, ठीक है ना। पहले वो खुद से चल गया और फिर उसने सेकंड नंबर पे क्या किया, मेथड को चला दिया, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा वर्क हो गया है। तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई मैसेज प्रिंट कर सकते हैं और किसी मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टर दो तरीके से होते हैं, ठीक है ना। एक कंस्ट्रक्टर वो जिसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, और एक कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे पैरामीटर पास करना है तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग str, ठीक है ना। और ये स्ट्रिंग कहाँ पर पास करानी होती है, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर का पैरेंथेसिस लगा है उसके सामने, ठीक है ना। यहाँ पर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ और प्लस कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ str को, ठीक है ना। वापस से इसको रन करते हैं, और ये जो कंस्ट्रक्टर आया है ये चीज, ये कहाँ से आई है, ये बेसिकली यहाँ पर हमने पास कराया है कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग str में रिसीव हुआ और ये str प्रिंट हो गया, ठीक है ना। और फिर ये रन कॉल हुआ, ये सिंपल चल गया है, ठीक है ना। चलिए मैं एक और एग्जांपल से आपको ये क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पर पहले मैं इसको रन को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, और ये कॉलिंग हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो मैंने पास करा है ये भी हटा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, क्लास के अंदर हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं जैसे int a, b, ठीक है ना, और इन वैल्यूज को मुझे इनको डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड कर दिया। तो दो तरीका है, मैं यहाँ पर जाकर a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 4 मैं ऐसे पास करा सकता हूँ, ठीक है ना। एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक void display मैं a और b को यहाँ पर प्रिंट करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जो ये कंस्ट्रक्टर str लिया हुआ है इसको हटा देता हूँ, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, पहले नंबर पर कंस्ट्रक्टर वर्क हो जाएगा, तो a के अंदर 2 वैल्यू चली जाएगी और b के अंदर 4, और जब मैं डिस्प्ले कॉल करूंगा a और b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, करके देखते हैं एक बार। हमने क्या किया है, यहाँ पर ct.display भी कॉल कर दिया है, सेव, रन करते हैं, ठीक है ना। 2 and 4 ये डिफॉल्ट वैल्यू कैसे आ गई है, ये डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पास कराया है। मैं अगर कंस्ट्रक्टर से ये वैल्यू हटा लेता हूँ तो अब कंस्ट्रक्टर तो फिर भी काम कर रहा है, चलेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ हमने वर्क नहीं कराया है तो अल्टीमेटली वो कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, a और b की डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 है, तो वो 0 0 हमें दिखा दे रहा है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर ये किया, मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या है, इसे थोड़ा सा डायनामिक भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास करा सकता हूँ जैसे 3,5, ये 3,5 कहाँ पर जाएगा, कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पर रिसीव हो जाएगा int x, int y में, ठीक है ना। अब 2 की जगह x डाल देते हैं और y 4 की जगह y डाल देते हैं, ठीक है ना। वापस से इसको रन करके देखते हैं, ठीक है ना। 3 and 5 सिंपल वर्क हो गया ये। तो ऐसे हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, अपना कंस्ट्रक्टर को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, दैट्स इट। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप किसी मेथड को कॉल करा सकते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेटली वर्क कंस्ट्रक्टर का ये होता है। कंस्ट्रक्टर में अल्टीमेटली हम ये देख लेते हैं कि कैसे बेसिकली वो काम करता है, ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल आपको ऑलरेडी बताया है, मैं दोबारा से इसमें ही एग्जांपल में आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अल्टीमेटली कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हम उसको ऐसे देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर, मैंने क्लास का नेम लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, इज इक्वल्स टू लगाया है,
न्यू कीवर्ड लगाया है और फिर ये मैंने यहाँ पर वापस से क्लास का नेम और पैरेंथेसिस लगाया है। तो अल्टीमेटली हम इसे राइट टू राइट देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमें इसे राइट टू लेफ्ट देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि आपको पता है ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो इक्वल टू मैंने लगाया है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और हमें पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो लिखा रहता है पहले वो काम करता है। तो अल्टीमेटली पहले तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है न्यू कीवर्ड के साथ, तो ये कॉल होगा। ये क्या काम करता है? ये नई मेमोरी क्रिएट करता है। पहले ये जाएगा इस क्लास की मेमोरी क्रिएट करेगा, ठीक है ना। मेमोरी क्रिएट करने के बाद इसके अंदर, ठीक है ना, जैसे एक मेथड कॉलिंग होती है तो मेथड के अंदर जैसे कोई वैल्यू आ जाती है और फिर हम उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, ठीक वैसे ही ये जो कॉल हो रहा है, जितना मैंने सेलेक्ट किया है, ये कॉल होने के बाद मेमोरी क्रिएट कर देगा और मेमोरी का एक एड्रेस जो कि यहाँ पर आ जाएगा, उस एड्रेस को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। अब मुझे वेरिएबल कैसा चाहिए? मुझे वेरिएबल उसी टाइप का चाहिए जिस टाइप की मैंने मेमोरी क्रिएट की है। मैंने मेमोरी क्रिएट किया है कंस्ट्रक्टर टेस्टिंग टाइप की, ठीक है ना, जो कि क्लास टाइप है, तो उसी का मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है ना। सेम मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है सीटी, उस सीटी के अंदर वो मेमोरी बेसिकली मुझे रिसीव हो गई है। अब मैं इस सीटी से डॉट लगाकर उस क्लास की जितनी भी चीजें हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल होता इंट एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पर एक मेथड भी होता पब्लिक वॉइड रन, और उस रन को मैं इस सीटी से डॉट लगाकर, डॉट ऑपरेटर लगाकर मैं एक्स को भी कॉल कर सकता हूँ या फिर मैं इस रन को भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ऐसे हमारा कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है। मान लीजिए ये रन मुझे कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, रिटर्न मैंने इसको 4 रिटर्न कराया, तो रिटर्न करते वक्त मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंट, ठीक है ना। तो अब मैं इसके लिए यहाँ पर भी एक इंट लिखूंगा और ये वैल्यू अब क्या होगा, इज इक्वल्स टू के बाद पहले सीटी रन कॉल, सीटी डॉट रन कॉल होगा, जो कि ये कॉल हुआ। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये 4 रिटर्न कर रहा है। 4 किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। तो इसलिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया मैंने a और उसके अंदर मैंने रिसीव कर लिया इस a को, ठीक है ना। ठीक वैसे ही ये क्या कॉल कर रहा है? ये क्लास की मेमोरी को बिल्ड कर रहा है। मेमोरी बिल्ड होने के बाद इसके अंदर क्या आ जाता है? क्लास का रेफरेंस आ जाता है। उस रेफरेंस को मैं कहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ? सीटी में स्टोर कर रहा हूँ। जब मैं सीटी में स्टोर करता हूँ, सीटी किस टाइप का होना चाहिए? जैसे यहाँ पर a इन टाइप का था क्योंकि इंटीजर की वैल्यू आ रही है। सीटी किस टाइप का होना चाहिए? कंस्ट्रक्टर टेस्टिंग टाइप का होना चाहिए, जैसे कि क्लास का नेम है, ठीक है ना, जो भी क्लास का नेम है उसका ऑब्जेक्ट। तो अल्टीमेटली ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर एक वो रेफरेंस आ गया है, उसकी हेल्प से डॉट लगाकर मैं उसके मेथड को, उसके एट्रीब्यूट्स को यानी प्रॉपर्टीज को यानी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सिंपल वर्किंग है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, ठीक है ना। यहीं पर अगर कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स होते हैं तो मैं यहाँ पर पैरामीटर पास करा देता और यहाँ पर ये पैरामीटर रिसीव हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम कॉल कर रहे हैं मेमोरी में, तो मेमोरी में 3 और 5 यहाँ पर जाएंगे। तो जब मेमोरी बिल्ड हो रही होगी तो वो डिफॉल्ट वैल्यू में यहाँ पर x एंड y में चले जाएंगे। तो मैंने ये एक x यहाँ पर लिखा है और एक x ही है। ये एक x जो है ये एक लोकल वेरिएबल है और ये वाला जो x है ये एक क्लास वेरिएबल है, ठीक है ना। जब मैं आपको दिस कीवर्ड के बारे में समझाऊंगा तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये लोकल वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल क्या होता है, दोनों डिफरेंट है। इस क्लास वेरिएबल की अप्रोच पूरी एंटायर अक्रॉस द क्लास हो सकती है, लेकिन ये वाला जो x है इसकी जो अप्रोच है वो सिर्फ इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही रहेगी। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर से बाहर आएगा ये वाला x क्या होगा, ऑटोमेटिकली डाइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत सिंपल है चीजें, ठीक है। आप इनका प्रैक्टिकल करते रहिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।